देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब हम किसी इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसके 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं डीप करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन की लूज करने की और गेन करने की टेंडेंसी होती है उसी मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। कॉपर का पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका हाई क्या है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, लो क्या है इसका हाइड्रेशन एनर्जी है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म Cu इनटू व्हाट Cu2+, है ना। अभी स्टेबल भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था आप लोगों को पता है ना लास्ट में 3d10 4s1 है ना, स्टेबल है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। बातें हो गई थी यहाँ से, है ना। लिखो, देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऐसे लिखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऐसे लिखो, ऐसे नीचे नीचे लिखो नोट में करके। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन will be, enthalpy of atomization will be directly proportional to the, enthalpy of atomization will be directly proportional to the, enthalpy of atomization will be directly proportional to the number of unpaired electron, number of unpaired electron in d orbitals, number of unpaired electrons in what d orbitals, number of unpaired electron in d orbitals, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही है। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 10 हो सकते हैं। ये क्लियर है ना, पता होगा आपको, बाकी आप जानते ही हैं। ठीक है, जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितना कम होगा, गली में आज चांद निकला, इधर इधर बेटा, इतना कुछ तो पी के आ रहे हो, पानी भी पीना। कंपनी लेके आता हूं। अरे बेटा हर जगह कंपनी नहीं दो। अब देखो लिखिए क्या लिखिए, इन डी ऑर्बिटल हो गया। अब इसमें लिखो, लिखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीज Mn लिखो, मैग्नीज Mn, निकेल Ni एंड जिंक Zn। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीज, निकेल, जिंक आर more negative, are what more negative, that's why they are more stable in, that's why they are more stable in,
दैट्स वाई दे आर मोर स्टेबल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दे आर मोर स्टेबल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दैट्स वाई दे आर मोर स्टेबल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इनकी वैल्यू बहुत क्या है, मिनिमम है, इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई बताए? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 25 होता है। लिखो इसमें Mn2+ में क्या होता है, लिखो लिखो, इन मैग्नीज 2+ आयन, इन मैग्नीज 2+ आयन या Mn2+ आयन, इन Mn2+ आयन, in Mn2+ ion, d orbitals are half filled, d orbitals are what, half filled, that's why it is more stable, that's why it is more stable, that's why it is more stable. And in Zn2+ ion, in Zn2+ ion, and in what, Zn2+ ion, d orbitals are completely filled, d orbitals are completely filled, in Zn2+ ion, d orbitals are completely filled, d orbitals are completely filled, d orbitals are completely filled, that's why it is also more stable, it is also more stable. And in case of nickel, in case of nickel, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाँ कितना होता है, 28 होता है, 27 होता है, 28 होता है, कोबाल्ट होता है, फिर निकेल होता है, कितना होता है, हाँ अरे आयरन का कितना होता है, 25 26 होता है। आयरन के बाद किसका आता है, आयरन, निकेल, फिर क्या आता है, कोबाल्ट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 का क्या होगा, 27 का लिखोगे क्या आएगा, 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये किसके क्लोज है, नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सी है इसके, आर्गन है। आर्गन का कितना होता है, बचा कितना है आपके पास, कितना बचा, अरे 9 बचा, 9 आया तो फिर क्या लिखोगे, कितना लिखेंगे इसको, 3D और 4S, यही आएगा। 27 को वोट होता है ना, कौन बोल रहा था, अच्छा तो इसका कितना होगा, 3D9 4S। लेकिन जब इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, किसी एक ऑर्बिटल को स्टेबल बनाना पड़ेगा। आर्गन का हो गया कितना, 18 से फिर क्या लिखोगे, कितना बचा आपके पास, 10, तो क्या होगा, 3D बच रहा है आपके पास और क्या है, 4S है आपके पास, टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन। 4S हमारा क्या है, आउटर मोस्ट वाला है, बच रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे 10 है ना, तो कितना आ जाएगा, 3D 10, 3D क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 4S और 3D का ऑलमोस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा, ऑलमोस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा। तो जब इसको बताते हैं कि जब इसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, Ni+ होता है, Ni क्या होता है हमारा
2+ होता है, Ni क्या होता है, उसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 3d8 और यहाँ क्या होगा 4s2 होगा। तो पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालो, यहां से पहले क्या करोगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3d क्या आ जाएगा 7। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ना, इसलिए कहते हैं इसका +2 भी आएगा +3 भी आएगा, कंपाउंड टू कंपाउंड क्या होगा, वेरी करेगा। जब ये आ जाएगा कितना 3d5 और कितना हो गया ये 4s1, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। 3d5 और क्या होगा 4s1, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल होगा। तो इस केस में भी इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा, और नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखोगे, इन केस ऑफ Ni2+, इन केस ऑफ Ni2+, इन केस ऑफ Ni2+, मतलब निकेल 2+, इन केस ऑफ Ni2+, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल will be too less, will be what, too less, ब्रैकेट में कितना नेगेटिव होगा, बहुत कम होगा, और क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। that's why it will also be more stable, it will also be what, more stable। नीचे लिखो, फुल स्टॉप करो। बट इन केस ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना आता है, +1 आता है। स्कैंडियम का हमने टेबल दिखाया था ना आपको, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना आता है, +3। मैं दिखा दूं आपके पास, SC स्कैंडियम का हमेशा कितना आएगा, +3। टेबल अगर हमने आपको दिखाया होगा तो +3, इसके पहले वाले क्लास में दिखाया था ना इन लोगों का, स्कैंडियम एनिड हर एक का दिखाया था वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट जो भी है। देखो स्कैंडियम का हमेशा कितना होगा, +3, और यहाँ पर देखो कितना है, जिंक का हमेशा क्या है, +2, और निकेल का आपका देखो कितना है, +2 है, +3 है, और क्या है, कंपाउंड टू कंपाउंड ये सब वेरी करेंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना कंपाउंड टू कंपाउंड, जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा +2, ऐसे बता रहे हैं। इसका +4 तक क्यों हो गया, इसका +4 तक क्यों है, देखो निकेल के लास्ट सेल में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या लिखा था आपने 3d9 4s1 लिखा था ऐसे, या 3d10 लिखा आपने 4s, भी देखिए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बचेगा तो 5 डी में जाएगा हाफ फील्ड, 1 एस में जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। इसलिए कहां तक दिखाएंगे, मैक्सिमम। लेकिन Fe वाले में +6 तक क्यों है, इसका +5 नहीं है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या लिखोगे लास्ट में, देखो क्या, ये सब लिखना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग के साथ कोई फार्मूला नहीं है। आयरन का है 26, लिखोगे कितना होगा, आयरन का हो गया, आर्गन का हो गया 18, बचा कितना आप 8, क्या होगा 3d6 और क्या हो गया 4s2। पहले 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना होगा, कितना होगा +2 आएगा, एक डी का भी निकल गया तो हाफ फील्ड हो गया, कितना गया +3 आ गया। फिर और इलेक्ट्रॉन निकला एक तो क्या होगा, लेकिन +5 वाले स्टेट इसमें नहीं आएगा। +5 का केस आने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इससे 5 निकलेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा किसमें। जो डी और एस वाले सेल होते हैं इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। ऑलमोस्ट सेम होने का मतलब क्या है, जब इनको बाहर से कहीं एनर्जी मिलेगी तो एस से तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी अगर हाफ फील्ड में आएगी तो पहले डी का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। मतलब जब एस में से क्या होगा, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुम कहोगे ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 3d6 और 4s1, लेकिन ये नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये 3d5 और क्या होगा यहां पर 4s2। 3d5 4s2 का क्या होगा, स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस केस में ये बनेगा। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, अब क्या हो जाएगा ये 3d5 और क्या होगा 4s1 होगा। अब इस केस में भी थोड़ा सा क्या होगा, ये स्टेबल होगा। फिर जब अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से तो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा,
क्या हो जाएगा, 3D क्या हो गया, सिर्फ 5 हो गया हमारा। तो अभी 2 निकले थे, 3 निकला, फिर कितना हो गया, 4। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें कितनी, हर एक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, हर एक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अनपेड हो गए, अनपेड हो गए तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अरे तुम लोग पढ़े होगे ना मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े हो ना, कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं इसको, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला था, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला था, चलो ठीक है मैं बताता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, रूट में क्या है, एन, एन प्लस क्या है, 2 है, ये होता है बी एम। बी एम का मतलब क्या है, बोहर्स मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन होता है। और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और बी एम का मतलब क्या है, बोहर्स मैग्नेटॉन है। ये वैल्यूज अभी लिखेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह का कोई कंपाउंड नहीं मिल रहा है जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +5 हो, मतलब इनकी अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो +6 में आएगा, या तो +4 में आएगा, या तो +3 में आएगा, या तो किस में आएगा, +2 में आएगा। लेकिन स्कैंडियम और जिंक का एकदम रट लो, और कॉपर के तो 2 हैं, देख लो कॉपर का 2 कैसे आ गया। फिर कॉपर का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या पढ़ा था, क्या आया था, देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3D, 3D क्या लिखे थे, कॉपर का 29 होता है, क्या आया था, 3D10 4s1। तो पहले 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3D10। फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3D9। और जब ये 3D9 हो गया तो इसके कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही तो बचेगा भाई, 10 होनी चाहिए, एक ही बचा, स्टेबिलिटी इस केस में ज्यादा आएगा। और अभी हमने बताया जो एंथैल्पी ऑफ हमारा क्या है, एटोमाइजेशन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जिसकी ज्यादा कम से कम होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, कम होगा। ये सब रटने की चीजें हैं, थोड़ा सा याद करने की चीजें हैं, कर लोगे तब समझ में आएगा। फिलहाल तो ये रखना, स्कैंडियम का हमेशा कितना होगा, +3, और कॉपर का +1 +2, लेकिन जिंक का हमेशा क्या होगा, इस सीरीज में आपको मैग्नीज का सबसे ज्यादा दिख रहा है, कितना होता है, +7। बाकी पूरे ट्रांजिशन मेटल की जब हमने बात की थी तो किसका ज्यादा था, रुथेनियम और ऑस्मियम का था, उसका कितना था, +8 था। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के लिए ये सब याद रखना है, डेटा वगैरह कहीं आते हैं तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब हो गया, अब इसको क्वेश्चन वाइज कराएंगे कुछ पीवाईक्यू के साथ तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल जो टर्म्स बचे हैं वो तो लिख लो, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, लिखो ट्रांजिशन मेटल्स आर, transition metals are very reactive because they have incomplete d orbitals, because they have what, incomplete d orbitals, incomplete d orbitals होते हैं उनमें, because they have incomplete d orbitals, that's why they are capable to form, that's why they are capable to form multiple bonds, that's why they are capable to form multiple bonds। वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने में क्या है, कैपेबल है, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर आप क्या होंगे, जितने ज्यादा नंबर में क्या होंगे, अच्छा लिख लो, एंड लिखो, लिखो रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, reactivity of transition metal will be directly proportional to the reactivity of transition metals will be directly proportional to the
directly proportional to the number of unpaired electron in d orbitals. Number of unpaired electron in d orbitals. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, जिसकी में जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा क्या होगा। अब लिखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक and ferromagnetic character will be directly proportional to the 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 number of unpaired d electrons, number of unpaired d electrons। पूरा गेम इसी में है। कुछ अगर समझ में ना आया तो हमेशा ये बताना, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन ये है क्या, उसमें क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी होगा, है ना। क्या लिखा, हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स या डी इलेक्ट्रॉन्स आपने लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अगर कम अनपेयर्ड होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, ज्यादा अनपेयर्ड होंगे तो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा, और एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। नीचे लिखो, if in case there is no unpaired electron in d orbitals, if in case there is no unpaired d orbitals, there is no unpaired d orbital, then these metals will show diamagnetic character, then these metals will show what, diamagnetic character। अब ये कर पाओगे, अच्छा मैग्नेटिक होने का देखो ये फॉर्मूला लिखा है, मैग्नेटिक होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर होने का मतलब क्या है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा वो। डायमैग्नेटिक होने का मतलब क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, है ना भाई। चला लिखना, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिख ही लो आप लोग, देखो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अभी लिखे थे क्या, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या है, n+2 और क्या है bm, bm का मतलब क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है लिख लो, bm इक्वल टू कितना होता है, bm इक्वल टू कितना होता है, bm इक्वल टू क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 9.27 × 10 की पावर -21, 9.27 × 10 की पावर -21 अर्ग पर गॉस, अर्ग पर व्हाट, गॉस। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से, लिखो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स are shown because of spin angular momentum, because of spin angular momentum and orbital angular momentum of spin angular momentum and orbital angular momentum of electrons, spin angular momentum and orbital angular momentum of electrons।
अब इसमें बताओ कौन कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन फेरोमैग्नेटिक है और कौन आपके क्या है पैरामैग्नेटिक है, इसको बोलोगे। स्कैंडियम 3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? स्कैंडियम 3+ में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो क्या होगा ये, कैसा मैग्नेटिक होगा ये, डायमैग्नेटिक होगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और बताओ टाइटेनियम में देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक है, थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। फिर देखो क्या है मैग्नेटिक, क्रोमियम में देखो कितना है भाई, Cr2+ में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा नेचर शो करेगा। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज तो बहुत होगा, आप जानते हो ना आर्टिफिशियल मैग्नेट वगैरह इसी की हेल्प से बनाए जाते हैं, आपको पता है ना। ध्यान रखना इन सब का मतलब क्या है, बाकी ये सब तो निकाल ही लोगे ना, चार्जेस का बताना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, अरे क्या कर रही है, डाउनलोड हो रहा है क्या कुछ, लिखो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। क्वेश्चन ये आता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, क्या रीजन है इसका, देखो क्या है रीजन, लिखिए। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, लास्ट ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड, जब कंप्लीटली फील्ड होगा तो कलरलेस हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा। केमिस्ट्री में कलरलेस होने का मतलब व्हाइट होना भी होता है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं है, बट ये है कि कलरफुल क्यों है। ओ कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है, हाँ डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, वही है ही मेन, वही लिखा, लिखो क्या लिखा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड because of dd transition of electrons, dd transition of what, electrons, dd transition of electron, dd transition of electron, dd ट्रांजिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या होता है ना इस केस में, डी ट्रांजिशन वाला समझ गए, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, उस बीच में क्या होगा, ये कंपाउंड एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, तुम लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर, 6 कलर बेसिकली हम बात करते होंगे विवग्योर में, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कितने हैं कलर, अरे टोटल विवग्योर की बात करते हो 7, उसमें इंडिगो की बात नहीं करते क्योंकि वो अमाउंट में बहुत कम है, बेसिकली किसकी बात करते हो, वायलेट की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, ब्लू की बात करेंगे, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और किसकी बात करेंगे, रेड की बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, हर 2 पेयर, जैसे वायलेट का क्या होगा, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, वायलेट का ब्लू होगा, हाँ, अरे वायलेट के पास में ही तो ब्लू आ जाएगा, वायलेट, अरे उसको एक देखो ऐसे बना लो, याद करने के भी अपने तरीके हैं, एक बार देख लेना, कलर करेक्ट कर लेना, मुझे तो ऐसा सच कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, वी है, बी है, जी है, वाई है, ओ है, और क्या है, आर है, ऐसे बना लेना। विवग्योर में बस आई हटा दो, वी बी जी वाई ओ आर, वायलेट का क्या हो गया, ग्रीन का क्या हो गया, ब्लू का क्या हो गया, दैट्स इट, समझ गए नहीं, विवग्योर में से बस आई हटा दो, बस ये 6 सर्कल बनाओ दिस। अब हम कहते हैं जो कलर्ड कंपाउंड है, देखो होगा क्या समझना, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इस पर एक बार मॉडिफाई कर लेना, हालांकि है यही है, फिर भी देख लेना आप लोग ये, ठीक है,
कहीं कहीं इंडिगो लिख देते हैं, वॉयलेट को हटा देते हैं, लेकिन वॉयलेट को रखेंगे लोग, इंडिगो को हटा रहे हैं, बाकी यही सब है। ठीक है, आप समझना इसमें क्या है। तो ये है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। वॉयलेट का क्या है, येलो है, ग्रीन का क्या है, रेड है, और ब्लू का क्या है, ऑरेंज है। अब क्या होगा, जब किसी भी मेटल कभी डी ब्लॉक एलिमेंट से कोई इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से क्या होगा, दूसरे डी ऑर्बिटल में जब क्या करेगा, जंप करेगा, लेकिन हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, तो बहुत सारी एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे मान लीजिए जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, उसका जो कलर था, जो लाइट उसने लिया, जो फ्रीक्वेंसी उसने एब्जॉर्ब किया, उसका क्या है, वायलेट रेंज का है। क्या है वो, वायलेट रेंज का है। तो उस कंपाउंड का कलर कैसे दिखेगा, येलो दिखेगा। अगर उसने येलो वालों को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो उसका कलर कैसे दिखेगा, वायलेट दिखेगा। ठीक है ना, सही है। अरे कैसे से किया, गूगल से, गजब भाई, मैंने तो तुक्के में लिख दिया था। वाह, हाँ कभी पढ़ा था मैं भी, मतलब इस साल नहीं पढ़ाया। ठीक है, देखो सब समझना आया। तो ब्लू का क्या होगा, ऑरेंज होगा। मतलब समझना, ये नहीं कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करने का मतलब, इसका कंपाउंड का कलर अगर ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब उसने कौन सी कलर की फ्रीक्वेंसी या लाइट से ऑब्जर्व की है, रेड कलर की, तो कलर उसका कैसे दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। और रेड का अगर ऑब्जर्व किया तो कैसा कलर दिखेगा उसका, ग्रीन दिखेगा। इसको बना लेना, याद रखना। तो डी डी ट्रांजेक्शन का होगा, और कौन सा कलर शो करेगा, लिखो कंपाउंड, लिखो एंड कंपाउंड शो, एंड कंपाउंड शो, ऐसे लिख लेना, एंड कंपाउंड शो, एंड कंपाउंड शो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट, complementary color of what, light, and compound show complementary color of light absorbed by what, absorbed by compound। मतलब जो उसने लिया है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। सपोज करो उसने क्या किया है, वायलेट कलर को ऑब्जर्व किया है, तो कौन सा कलर शो होगा कंपाउंड का, येलो होगा। ये ध्यान रखना बस, बहुत आसान सा तो है, और टिपिकल तो है नहीं, याद करना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिस रेंज में आएगा। ठीक है, फिलहाल तो हमें याद रखना है कि इस कलरफुल क्यों होते हैं, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसमें क्या होता है, डी ट्रांजेक्शन में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में क्या होता है, जंप करता है, तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जिस भी फ्रीक्वेंसी रेंज की एनर्जी उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। ठीक है ना, बस याद रखना, और क्या, सिंपल सी चीजें आ जाती हैं, और एमसीक्यू वगैरह में तो आते ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चन वगैरह। अब ये सब क्या है, देखो, so no dd transition occurs, therefore they do not absorb क्या radiation, so they are what, colorless। ये सब देखे क्या है, कलरलेस है। कौन कौन से, एक दो एग्जांपल लिख लेना, नोट में करके लिखो। Zn2 प्लस, Cd2 प्लस, इसके सभी डी ऑर्बिटल्स क्या है, फुल्ली फील्ड है। फुल्ली फील्ड है तो कोई वैकेंट है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से कोई जंप करेगा क्या, ये सब क्या होंगे, कलरलेस होंगे। कलरलेस होने का मतलब क्या है, बेसिकली व्हाइट होंगे। केमिस्ट्री में कलरलेस होने का मतलब व्हाइट भी आप समझ सकते हैं, होता वही है। ठीक है, लिखने। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट कोई कलर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ब्लैक एंड व्हाइट को आप कलर में नहीं रखते, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है, ब्लैक कलर का है, व्हाइट कलर का है। टेक्निकली ब्लैक एंड व्हाइट कोई कलर नहीं है। तो ब्लैक एंड व्हाइट अगर कहीं आता है तो कोई पर्टिकुलर कलर नहीं बोलते उसको, लेकिन हम लिखते हैं बोलचाल की भाषा में। ठीक है, क्या लिखा आपने, Zn2 प्लस Cd प्लस आर वॉट, इन इसमें क्या होगा, ऑल डी ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फील्ड। जब फुल्ली फील्ड होंगे तो कहीं से डी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे क्या, नहीं होंगे। तो ये सब क्या होंगे, कलरलेस होंगे। दे आर व्हाट, कलरलेस। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से कोई जंप नहीं करेगा, ना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, ना ही क्या होगा, रेडिएशन होगा। फिर क्या होगा, Ti4 प्लस आर, ऑल डी ऑर्बिटल्स आर व्हाट, वेकेंट। सभी डी ऑर्बिटल्स इसके क्या है, वेकेंट। मतलब डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये भी क्या होगा, है ही नहीं, तो क्या लेन देन होगा भैया। ठीक है, देख लेना इसका अभी। अब जो बचे हुए तुम्हारे चैप्टर्स हैं ना, उसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये डी एंड ब्लॉक वाला कंप्लीट कर लेते हैं तो तुम लोगों का अब ये जो इनऑर्गेनिक वाला डिटेल में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक वाले में अप्रोच डेवलप करेंगे। अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड केवल पढ़ेंगे, बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर रिएक्शन, उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की बात करेंगे, वही सब पढ़ेंगे, वही रिवीजन करेंगे, वही प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं समझे, जैसे एकदम डिटेल में एकदम लंबा चौड़ा हम लोग लिख रहे हैं ना, ऑर्गेनिक में ये कॉन्सेप्ट वही रखेंगे। वहाँ कैसे लिखेंगे, रिएक्शन लिखना सिखाएंगे, और क्या मैकेनिज्म है, कैसे क्या लिखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही करेंगे, जो आएगा जिस तरह से आता है वैसे ही पढ़ेंगे। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड PYQ के साथ लिखना इसको। सब ये सब क्या होंगे, कलरलेस क्यों है, ये सब कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें कोई डी ट्रांजिशन
ना एनर्जी अब्जॉर्ब होगी ना ही एनर्जी क्या होगी। और ये सब हमेशा क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जांपल भी लिखना, देखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेडिंग करिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या हुआ, अरे तो मैं बीच में बोल दिया, सूची कंप्लीट हो गया क्या। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तुम्हारे यहाँ एक चैप्टर है, वो भी तो कुछ के नाम लिख लेना, जैसे ये सब हैं कंपाउंड। ये सब क्या है आपके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इनके नेम वगैरह लिखना सीखेंगे आप, जिन्होंने, हाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Fe(6) ब्रैकेट के बाहर क्या है 3-, ब्रैकेट के बाहर क्या है 3-, का नाम क्या होगा, पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या एक्स साइनाइड बोलेंगे इसको, हाँ अगर नेगेटिव होता था तो सफिक्स में क्या लगाते थे 8, हाँ बताओ। हेक्सा साइनाइडो फेरेट, फेरेट होगा और आएगा ब्रैकेट में 3। गजब यार, याद तो है, बहुत बढ़िया। हाँ ये पागलों वाली हरकत, मतलब दिमाग ठीक है ना सबका, मतलब एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है। अरे अरे एक बार देख लिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो स्ट्रैटेजी बताओ, उसकी मैकेनिज्म डेवलप करो। बार बार मतलब ये तरीका सही नहीं है। रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग समझते ही हैं, इतने समझदार तो वहीं। रिपोर्ट का मतलब क्या है, बोर्ड जैसे क्वेश्चन और बोर्ड जैसा जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर आपको देंगे तो आप, हाँ आर्मी पब्लिक स्कूल है ना, वहाँ तो मतलब जानता हूँ, बुद्धिमान मतलब बैल टाइप के है सब, ऐसे ही ना समझो। वहाँ पर तुम ये जान लो कि इस समय जो जिस भी स्कूल से हो उसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, वहाँ के टीचर मतलब दूसरे मिजाज में है, वहाँ के बच्चे भी दूसरे ही मिजाज में है, वो अलग, वो भी उसी में है ना, उसी में है कि नहीं, अलग ही अंदाज में जी रहे हैं। इन लोगों का अलग ही लेवल है, मतलब जैसे होता है ना कि इन जनरल आदमियों का अपना 3 लेवल होता है अपनी लाइफ में, रूटीन में, कि आप जिस भी काम या प्रोफेशन में हो उनके 3 लेवल होते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो, नहीं तो आप लोगों का अपना लेवल पता होगा, आप लोग जिस हिसाब से जीते हैं जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 3 लेवल है इन लोगों का ना, मतलब दूसरा पहले दूसरे तीसरे लेवल पे है ही नहीं है, इनका लेवल अलग ही है। नेक्स्ट लेवल वाला कौन सा लेवल है ये नहीं पता है मुझे, लेकिन लेवल है। जैसे कुछ आदमी होते हैं कि छत पे पहुंच गए तो उनकी सीढ़ियां होती हैं कि इससे हम इस छत पे पहुंच गए, वो लोग ऐसी छत पे उसकी कोई सीढ़ी ही नहीं है। अब कैसे पहुंचे हैं ये खोज है, उसको डिस्कवर करो, सर्च करो तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां कैसे पहुंच गए। मतलब अब मैं क्या कहूँ, मतलब इसमें जो अपने हिसाब से जिसको जो लगे समझ ले अपना, और क्या कहें। हाँ ठीक है, आप अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझ सकते हो, जिसका जो जैसे चल रहा है, लेकिन ये समझो खतरनाक है। अब 3-4 बार 5 बार प्री बोर्ड दे रहे हो, हम बात नहीं। अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ, भैया भैया एक चीज मुझे बताओ, बस एक चीज समझा दो तो मैं समझ जाऊं कि ये बहुत लॉजिकल है। जैसे मान लीजिए आप प्री बोर्ड 3 बार 4 बार दे रहे हो, अभी आप बेटा सही कायदे में बैठ जाओ बेटा, बहुत लोग आगे कांधा देंगे, आप टेंशन ना लो, कई लोग मिल जाते। हाँ हाँ एकदम ढूंढे रहो, बाकी तो मिल ही जाएगा। बेटा तब तक तो मेरे दांत भी नहीं रहेंगे यार, मैं क्या ही खाऊंगा, समझ रहे हो? अरे पकड़ लेती है, मैं जैसे ही काटू गूगली फेंकता हूँ जाकर पकड़ लेती है। अरे तुम बड़ा, हाँ मेरी बात सुनो, मैं जो कहने जा रहा था आपसे, अब जैसे आप प्री बोर्ड दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पूरा सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस आएगा कि नहीं। आप एकदम एकदम ईमानदारी से बताना, आप जिससे भी पढ़ रहे हो, मतलब कोचिंग में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, यूट्यूब से भी पढ़ ही रहे होगे, एक से नहीं कई लोगों से पढ़ रहे होगे, लेकिन अब समझो आप कोर्स खत्म किए जैसे तैसे अपना जल्दीबाजी में करके, जब जल्दी जल्दी आप कोर्स खत्म कर लिए तो जो पहली बार प्री बोर्ड दिए तब भी आप ढंग से नहीं समझ पाए, ना ढंग से याद कर पाए। उतने में क्या हुआ, एक सब्जेक्ट पढ़े फिर दूसरा पूरा कंप्लीट किया जल्दी से, वो भी ढंग से नहीं पढ़ पाए।
फिर जैसे प्री बोर्ड देखा फ्री हुई है, जब तक ये संभलते कि और अच्छे से पढ़ ले, जो जो ढंग से नहीं पढ़ पाए फिर से वही दे दिए पूरा, फिर से उसी फ्लो में वहां से निकल गए। मेरी बात समझ कि नहीं? अब जैसे एक आदमी हुआ, किसी रास्ते से गुजर गया, बहुत तेज से गुजरा, आसपास की चीजों को नहीं देख पाया। अब क्या है भाई, रास्ते की चीज नहीं देख पाओ तो जाओ बार बार उसी स्पीड से भागे चले जा रहा हो, क्या देख पाओगे भाई? अगर गए थे तो बहुत तेज गए, नहीं देख पाए, अगली बार आए थोड़ा स्लो किए और देख लिए, फिर अगली बार आया तो और स्लो गए। या तो आप ऐसे करते हो भैया, चलो हिंदी इंग्लिश करा दिया, आपको एक फॉर्मेट समझ में आ गया, आप हिंदी इंग्लिश देखकर फ्री हो जाओ। अब आपका क्या होगा, केवल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट्स जिसमें थोड़ा सा मतलब लॉजिकल चीजें हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, जिसमें लिखना है आपको, प्रैक्टिस करना है, वही सब्जेक्ट बार बार कराया जा रहा है। बताने को तो 4 बार प्री बोर्ड करा दिए हैं, एक बार सिलेबस खत्म करने में लड़कों की मतलब अब क्या पता है क्या क्या ढीला हो गया है, बेचारे एकदम बेकार हो गए हैं, दिमाग के पुर्जे उड़ गए हैं। चलो लिखो, अरे बस अब आओ। ऐसा क्यों होता, लिखो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं आज इसका? अच्छा, डी ब्लॉक के एलिमेंट को आप देखोगे एज ए कैटलिस्ट भी बहुत यूज करते हैं। एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं? हाँ, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। और रीजन क्या है, इनको यूज क्यों करते हैं? हाँ, वो तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी बताई ना तुमने। रीजन क्या है इसका? बताता तो मैं बहुत कुछ हूं। हाँ देखो, ऐसा होता ना, देखो जब भी किसी रिएक्शन या तो मैंने इस सेशन में बहुत बड़ी गलती कर दी, गलती इन द सेंस का मतलब मैं उसको कंपनसेट कर दूंगा, बात मान के मैंने गलती तो कर ही दी, नहीं तो मैं कराता हो जाता है, लेकिन अभी भी मैं कराऊंगा बहुत जोरदार तरीके से, मतलब जितना अब जो बचा है, अब जो मेरे हिस्से में लग गया वो तो मैं करा दूंगा। लेकिन ये समझना, या या तो तुम लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे, मतलब अब जो, या जितने बड़े 30 मार्का अपने आप को इंटेलिजेंस समझ रहे हैं उनसे तो ज्यादा आएगा ही, ये लिख कर दे दूं। लेकिन अगर ईमानदारी से शिद्दत से कर ले जाओगे, तब बिना किसी यूट्यूबर का एकदम ज्ञान लिए, अपने ऊपर भरोसा करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, जो बताऊंगा रिवीजन प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। उसके बाद आकर मिलना, नहीं बनेगा परसेंटेज तो पेपर अगर खराब आएगा तो सबका खराब जाएगा, अगर आपका भी थोड़ा बहुत जाएगा तो जाएगा, लेकिन आप तब भी दूसरों से बेटर रहेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन जितने यहाँ ज्ञानबाज, यहाँ मतलब ज्ञानबाज टाइप के लोग टहल रहे हैं, उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। गारंटी उन्हीं लोगों को लेंगे अच्छा जाएगा जो कॉन्सेप्ट जो भी अपना पढ़े हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ रहे हैं, केवल उतना ही। यूट्यूब वाली ज्ञान आपकी काम नहीं आएगा। लिख कर आना, का नंबर मिल जाएगा तो मुझे बताना। कई बच्चों को इस साल शिकायत ये थी कि हमने पूरा लिखे लेकिन नंबर नहीं मिले, क्यों? क्योंकि यूट्यूब में जब कोई आदमी पढ़ाएगा तो शॉर्ट में पढ़ाएगा ना, बिना कोई स्टेटमेंट लिखे, बिना कुछ वो आपको समझाया, बस लिख के चला गया। वो ज्ञान लिख कर आओगे, टीचर वहां काट देगा काटने से। आपका हर चीज का फॉर्मेट होता है। आप देखो, जब भी मैंने कोई डेरिवेशन कराया, पूरा स्टेटमेंट दिए, पूरे आउटलाइन दिए हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर वहां लिखना पड़ेगा, हर चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञानबाजी में क्या होगा, चलो लिखो, दिस इज ड्यू टू व्हाट? ऐसा क्या होता है? ड्यू टू, देखो लिखो, स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयन। स्मॉलर साइज ऑफ व्हाट? मेटल आयन। इनके मेटल के जो आयन है वो क्या है भाई? स्मॉलर साइज के हैं, छोटी साइज के हैं। एंड क्या है? एंड हाई आयनिक चार्जेस। दूसरा पॉइंट लिखो, एंड व्हाट? हाई आयोनिक चार्जेस। हाई आयोनिक चार्जेस हैं कि नहीं? +7 तक आ रहा है, +8 तक आ रहा है, +3, 4, 5 कुछ भी आ जा रहा है ना, बहुत सारे वेरिएबल है। ठीक है, देखो, एंड व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर व्हाट? बॉन्ड फॉर्मेशन। लेक्चर डाउनलोड कर रही है क्या? वन शॉट पढ़ लो, तुम ध्यान लगाओ, मैं ये कह रहा हूं। तुम लोग को नोट्स चाहिए, नोट्स डाउनलोड कर रही हो कहीं से? लिखो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इससे क्या होगा फिर? अगर ये अवेलेबल होगा तो इससे क्या मिलेगा? हाँ, लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाया, इससे क्या होगा? हर जगह लोन पेयर हो, इससे जरूरी है क्या? मैं बताने जा रही थी ना तुम।
स्क्वायर बॉक्स बनाओ, उसमें लिखो, लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी, मैं समझाता हूँ आपको। लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी लिखिए इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी इसमें लिखिए, एक्टिवेशन एनर्जी इसमें लिखेंगे आप। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for reagent, the minimum amount of energy required for what? Reagent, the minimum amount of energy required for reagent to react and form products, वो मिनिमम एनर्जी जिससे क्या हो कि रिएक्टेंट को क्या मिल जाए, वो रिएक्ट करके क्या देंगे, कोई प्रोडक्ट हमें दे देंगे। उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब यहां पर हमने कोई कैटलिस्ट यूज किया, सपोज करो आपने निकेल यूज किया, प्लेटिनियम यूज किया, पैलेडियम यूज किया, कुछ भी आपने यूज किया, तो ये क्या करते हैं, इन रिएक्टेंट्स के लिए क्या होगा, एक क्या करेंगे, इंटरमीडिएट पाथ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कम से कम एनर्जी की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। वो कैसे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, कभी लोन पेयर क्या करके, डोनेट करके, कभी लोन पेयर क्या करके, एक्सेप्ट करके, कभी बॉन्ड बनाकर, कभी बॉन्ड ब्रेक करके, तभी इनको कैटलिस्ट कह रहे हैं। कई बार क्या होंगे, इनके बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होंगे, जब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होंगे तो रिएक्शन होगा कैसे, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक होने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। मतलब बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए ये दोनों क्या है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, अब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तभी तो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे भाई, दो मॉलिक्यूल के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तभी तो कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। अब ये समझना, अब ये दोनों पास में आ ही नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कैटलिस्ट एज सच, मतलब मैग्नेट है, कोई आयरन है, निकेल है, ये सब मैग्नीज है, ये सब क्या है, मैग्नेटिक मतलब सब्सटेंस ही तो है। अब इनको लाएंगे बीच में रख देंगे तो क्या होगा, इनकी वजह से क्या होगा, इस मैग्नेट की वजह से दोनों आयरन इसकी तरफ क्या होंगे, खींचे चले जाएंगे। जब दोनों इसके पास खींचे चले जाएंगे तो दोनों की जो कांटेक्ट एरिया होगा वो बढ़ेगा, या दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जब इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन होंगे तो क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट होगा। तो जो अभी एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे रिएक्शन के लिए, वो क्या करेंगे, ये कैटलिस्ट आकर क्या करेगा, इसके लिए एक इंटरमीडिएट पाथ देगा, इनको इंटरेक्ट करने में, इनको रिएक्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इस वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन परफॉर्म होगा आपका। तो ये इस तरह से हेल्प करते हैं, इसलिए इसको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग। क्या लिखा आपने, लिखो, लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रोवाइड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज ए व्हाट, कैटलिस्ट, ऐसे लिखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज ए व्हाट, कैटलिस्ट, and they provide intermediate path, they provide intermediate path for reagent, they provide intermediate path for reagent है ना, which required minimum energy, which required minimum energy to react, which required minimum energy to react and form product। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरमीडिएट पाथ कैसे प्रोवाइड करेंगे, फिर भाई लोन पे लेकर देकर बॉन्ड बनाकर, कभी बॉन्ड ब्रेक करके, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, और बॉन्ड ब्रेक भी कर सकते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म भी कर सकते हैं, ये सब ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इसमें क्या है भाई, लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी को, देखो, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स
डी ब्लॉक एलिमेंट्स are comparatively d block elements are comparatively smaller in size, smaller and in what, smaller in size, and when small atoms, and when what, small atoms like, when small atoms like what, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of 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 transition metals, then it increase, then what, it increase, then it increase hardness of metals, hardness of metals by occupying the space, by occupying the space between atoms, space between what, atoms। अभी समझ में नहीं आया होगा ना। एक आपने सुना होगा रॉट आयरन, स्टील सुना होगा, स्टील ज्यादा मजबूत होगा या आयरन सिंपल। स्टील को आप जानते हैं ना, हार्डनेस उसकी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। स्टील में क्या होता है, आप क्रोमियम को मिला देते हैं, क्रोमियम को मिलाते हैं ना, कार्बन को मिलाते हैं, तो उसकी हार्डनेस क्या आ जाती है, बढ़ जाती है ना, स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है समझना। जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन के एटम्स देखो, यही गजब चमत्कार है भाई, मानना पड़ेगा। कहीं टाइम हम दिए हैं क्या? नहीं है तो बहुत बधाई, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन टाइम खराब चल रहा है बेटा, तुम लोग ध्यान दो, ठीक। हाँ खराब चल रहा है कैसे? अच्छा कुछ लोग अभी रुके हैं क्या वहीं बाहर ही? चलो ठीक, लिखो इसमें क्या होगा। देखो ये जो एटम्स के बीच का स्पेस है, आज मैं चलूंगा तुम लोग साथ नुक्कड़ पे। हाँ बेटा, हाँ कहे रोज क्या पीते थे फिर? हाँ चलो मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग सीरियस हो गए। चलो चल देंगे। अब देखो दो है जो जैसे एटम है, एटम के बीच में क्या स्पेस है, इस स्पेस को ये क्या करेंगे, जैसे इसके बीच में क्या आ जाएगा, क्रोमियम है आपका, कार्बन है, आ जाएंगे क्या होंगे, ये आयरन क्या है, एटम। इनकी स्पेस के जो बीच का स्पेस, इसको क्या करेंगे, ऑक्यूपाई, इससे हार्डनेस इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथन कर देंगे इसको। तो कहते हैं स्टील का जो होगा हार्डनेस जो होगी वो आयरन से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसको क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेंगे। कौन? क्रोमियम है, कार्बन है, ये सब आकर क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। इससे इसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगा। और इसका ऐसे क्या क्या होगा जरा लिखना, इसमें लिखो, इसमें क्या होगा लिखना, इनकी प्रॉपर्टीज लिखो बस। हाँ बस, ज्यादा नहीं हो पाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। हाँ
हम लोग दिख रहे हैं कि नहीं? हम दिख रहे हैं? अब लिखो they have high melting points. They have what? High melting points higher than those of pure metals. किसकी बात कर रहे हैं? जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, इनकी क्या होगी? मेल्टिंग पॉइंट प्योर एटम से क्या होगा? ज्यादा होगा. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन व्हाट? दोज ऑफ प्योर मेटल्स. दे आर वेरी हार्ड. ठीक है, देखो, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी. दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड दे आर व्हाट? केमिकली इनएक्टिव. आयरन में देखो जंग लग जाता है, स्टील में लगता है क्या? नहीं. ये केमिकली क्या हो जाते हैं? फिर इनएक्टिव हो जाते हैं. एंड दे आर केमिकली इनएक्टिव. ठीक है, इतना रखो बस. वही पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका बच रहा है, फिर इसको बता के ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. अब हमारी अप्रोच वही रहेगी कि हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बस बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन और टॉपिक्स कवर करेंगे, आगे बढ़ेंगे. ठीक है, कल एक क्लास और लेंगे, ये आपका डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा. हाँ बोलो, क्या है? दे आर वेरी हार्ड एंड सम बोरिक्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस. बोरिड इन द सेंस क्या होता है? एकदम नेट और जाल के उसके पैटर्न में क्या करते हैं? एक दूसरे को लॉक कर देते हैं. जैसे सॉकेट नहीं होता ऐसे, ये वाला पैटर्न. ठीक, चलिए ठीक है फिर. थैंक यू सो मच.